हाँ जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, दैट इज चैप्टर 14। हाँ जी, नाउ वी स्टडी अबाउट द ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल क्या है? ट्रेड साइकिल इज अ composite composed of periods of goods trade characterized by rising price and low unemployment percentage, with period of bad trade characterized by falling price and high unemployment परसेंटेज। क्या बोल रहे हैं? ट्रेड साइकिल क्या है? कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, पीरियड ऑफ गुड का और पीरियड ऑफ बैड का। ठीक है, गुड पीरियड में क्या होता है? प्राइस बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट की परसेंटेज कम होती है। और बैड पीरियड में क्या होता है? प्राइस कम होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। ठीक है, गुड और बैड का कंपोजिट। देन सिमल्सन थ्योरी आई है ट्रेड साइकिल की। सिमल्सन थ्योरी क्या है कि वो बोल रहे हैं कि इकोनॉमी एक्टिविटी के कारण जो ट्रेड साइकिल है उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती है। ठीक है, साइक्लिक साइक्लिक फ्लक्चुएशन। साइक्लिक मतलब कि साइकिल का पैडल घूमता है, एक बार वो नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है। इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि एक चीज बार बार कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, फ्लक्चुएट होता रहता है। और इनकी थ्योरी डिपेंड किस पे है? इनकम पे, इन्वेस्टमेंट पे। इनकम और इन्वेस्टमेंट, हमने इनकम और इन्वेस्टमेंट का किस में पढ़ा था? मल्टीप्लायर में पढ़ा था। तो इसकी इनकी थ्योरी किस पे डिपेंड है? डिपेंड ऑन द मल्टीप्लायर एंड द एसिलरेशन इफेक्ट। एसिलरेशन इफेक्ट क्या होता है? राइज इन इनकम फर्दर ड्राइव्स राइज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि इनकम किससे, इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। अब कॉम्बिनेशन इफेक्ट दिखा रहे हैं एसिलरेटर का और मल्टीप्लायर का। इंक्रीज इन ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमियस क्या होता है? जो इनकम और इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट है, दैट इज ऑटोनोमियस। ठीक है, जो एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, दैट इज ऑटोनोमियस। ठीक है, इन ऑटोनोमियस में इंक्रीज हुआ। ऑटोनोमियस के इंक्रीज होने से मल्टीप्लायर पे इंक्रीज हुआ। यू नो ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ना है, मल्टीप्लायर बढ़ना होता है। तो इन्वेस्ट मल्टीप्लायर बढ़ने से क्या हुआ? एसिलरेटर इंक्रीज हुआ। और एसिलरेटर से क्या हुआ? डिमांड इंक्रीज हुई। ठीक है, वो भी लार्ज अमाउंट में। ठीक है, एसिलरेटर में क्या, एसिलरेटर से क्या हुआ? डिमांड इंक्रीज हुई, वो भी लार्ज अमाउंट। देन इसके इनके मॉडल की कुछ एजम्पशंस हैं। मॉडल की एजम्पशंस क्या है? नो एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी और नहीं है, हमने फुल प्रोडक्शन कर दी है, हम अपनी प्रोडक्शन और बढ़ा नहीं सकते। देन 1 ईयर लैग इन इनकम एंड कंजप्शन। 1 साल का डिफरेंस है इनकम और कंजप्शन में। 1 ईयर लैग इन इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन डिमांड, उसी तरह लैग इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन डिमांड में भी। और नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। इसमें कोई गवर्नमेंट ट्रेड नहीं कर रही है, ना ही फॉरेन ट्रेड हो रहा है, सिर्फ हाउस होल्ड और प्रोडक्शन के बीच, प्रोड्यूसर्स के बीच में ट्रेड चल रहा है। नाउ एक्सप्लेन कर रहे हैं इस मॉडल को। क्या बोल रहे हैं? समन्सन डिस्क्राइब डिफरेंट पाथ विद द इकोनॉमी विल फ्लो। अलग अलग पाथ दिखाए हैं समन्सन ने कि किस तरह इकोनॉमी जो है वो फ्लो करती है। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूमर एंड कैपिटल आउटपुट रेशो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी और कैपिटल के बीच में रेशो दिखाई है इन्होंने, यानी कि मल्टीप्लायर और एसिलेटर। ये हमारा एक फुल डायग्राम है, ये बाद में समझ में आएगा, पहले ये समझ लो। हाँ जी, इंटरेक्शन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एसिलरेटर।
मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर के बीच में ये क्या दिखा रहे हैं आपको, रिलेशंस दिखा रहे हैं। Pattern and movement of economy activity based on various combination of marginal propensity and capital as show different panel in the following figures। फिगर 1 देखो, पैनल ए, यहाँ पे देखो पैनल ए यानी कि एरिया ए, ये देखो यहाँ पे, यानी कि हमारी जो एसिलरेटर है वो क्या है, 0, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी क्या है हमारी, 0.5। ठीक है, तो कौन सा क्या बनेगा, ये बनेगा, ऐसे बनेगी कर्व। ठीक है, एसिलरेटर 0, मार्जिनल प्रोपेंसिटी 0.5, ये देखो 0.5 पे लाई कर रहे हैं ना, ये रही। ठीक है, इसको बोलते हैं बीटा, इसको बोलते हैं अल्फा। तो बीटा इज 0 एंड अल्फा इज 0.5। देन बी, एरिया बी कहाँ है, ये रहा एरिया बी, मीन्स ये, इसमें क्या है, एसिलरेटर 1 है एंड मल्टीप्लायर 2.5। ठीक है, देन एरिया सी, इसी तरह एरिया सी देख लोगे आप, ये रहा, इसका क्या है इधर, यहीं पे है 0.5, और ये है 6। देन ये पैनल्स दिए हुए हैं आपको, यानी कि मल्टीप्लायर और एसिलेटर के बीच में जो इंटरेक्शंस हो रही है वो शो कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं कि मल्टीप्लायर और एसिलेटर इन अ सेम एरिया, एक ही एरिया में आगे बढ़ रहे हैं, तो कौन सी कर्व बनेगी हमारी, ये कर्व बनेगी। ठीक है, देन पैनल बी, पैनल बी में क्या है हमारी, एसिलरेटर और मल्टीप्लायर जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी और कैपेसिटी आउटपुट की रेशियो है ना, तो इसमें हम ये दिखा रहे हैं कि अल्फा पहले, अल्फा जो है एसिलरेटर जो है वो पहले इंक्रीजिंग पे है, यानी कि एसिलरेटर ज्यादा है और मल्टीप्लायर कम है, तो जिस वजह से फ्लक्चुएशन कैसे होगी, पहले ज्यादा और बाद में कम। और इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीप्लायर ज्यादा है और एसिलरेटर कम है, तो फ्लक्चुएशन कैसे होगी, पहले कम और बाद में ज्यादा, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है, देन इसमें बोल रहे हैं कि एसिलरेटर एक यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी आउटपुट जो है वो 1 डिसाइडेड है एंड एसिलरेटर है जो वो चेंज हो रहा है, तो ये क्या है, तो इसमें क्या होएगा, मल्टीप्लायर 1 डिसाइडेड है, तो ये मल्टीप्लायर एक जहां से डिसाइडेड है वहां से आ रहा है, और ये एसिलरेशन है जो हमारी फ्लक्चुएट कर रही है। देखो ए लिखा है, द ग्रोस प्रोडक्ट और इनकम मूव्स अपवर्ड और डाउनवर्ड एट द डिक्रीजिंग फेज with the change in autonomous investment. New equipment as shown in panel A. If the value of C and V are within the range B, change in autonomous investment, autonomous consumption will result in income variation. The following pattern of A series of damped cycle with decreasing until the cycle vanished is shown in a panel B.
वही जो मैंने आपको बताया कि जब तक ये पैनल खत्म नहीं हो जाता तब तक क्या है, फ्लक्चुएशन चलती रहेगी। देन हिक की थ्योरी आई ट्रेड साइकिल की। हिक की थ्योरी क्या बोल रही थी? हिक थ्योरी कह रहे हैं साइक्लिक थ्योरी है, मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर का म्यूचुअल एक्शन है। ठीक है, उसने बोला था दोनों का क्या है, कंपैरिजन है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि दोनों को क्या है, म्यूचुअल एक्शन। यहाँ पे क्या दिखा रहे थे, दोनों का रिलेशन दिखा रहे थे, है ना, दोनों का रिलेशन दिखा रहे थे। और यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट दिखा रहे दोनों। म्यूचुअल एक्शंस दिखा रहे हैं दोनों की। तो मल्टीप्लायर हैज टू एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी दैट अप एंड डाउन। ठीक है, स्मॉलसेल की थ्योरी में हमने देखा शॉर्ट अप एंड शॉर्ट डाउन जा रहा है। हिक की थ्योरी में क्या कर रहे हैं, ये हिक की थ्योरी में रिलेट कर रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ एंड मूविंग बैलेंस। हिक मॉडल ऑफ साइकिल कंसीडर्ड वारंटी रेट ऑफ growth, consumption function, autonomous investment, induced investment function and multiplier accelerators। ठीक है, इसमें हम सबको देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, कंजप्शन देखेंगे, ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट देखेंगे और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे। इंड्यूस्ड यानी कि इन्वेस्टमेंट से इनकम पे फर्क पड़ रहा है, यानी कि डिपेंड है दोनों, और ऑटोनोमियस में इंडिपेंडेंट है दोनों। इसमें भी कुछ एजम्पशंस ली गई हैं। एजम्पशंस क्या है, इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज अ प्रोग्रेसिव है इकोनॉमी। ठीक है, then saving and investment coefficient change in such a way over time that upsides disclaim change balance par being leg movement par from the balance। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि कोफिशियंट है दोनों, एक में भी थोड़ा सा डिफरेंस आया तो दोनों की मूवमेंट में चेंज आ जाएगा। देन वैल्यू जो है दोनों की वो फिक्स्ड है, मल्टीप्लायर की और एक्सीलरेटर की। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। हाँ जी, ये रहा फिगर। ये अलग अलग पार्ट्स हैं। He explained business cycle and equilibrium rate of growth in his theory. The Hicks theory of long-run equilibrium growth, the rate of expansion of autonomous investment over time determine long-term growth of income and the magnitude of multiplier and accelerator as long-term economic growth of income. As a AA line represent autonomous investment, which is not induced by change in income is made by entrepreneur as a result of technological growth। ए क्या रिप्रेजेंट करती है, ए ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करती है। Hick assume that self investment rise as a constant annual rate determined by the slope of line AA as well as autonomous investment. But this is referred as a floor line by Hick because it establishes a low limit below which income cannot decrease due to the certain rate of autonomous investment, growth and multiplier size। ठीक है, जो एल है ये इनकम की एल, लो इनकम को रिप्रेजेंट करती है कि इनकम इससे नीचे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम इससे नीचे नहीं जानी चाहिए।
द ई लाइन रिप्रेजेंट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, एंड एफ लाइन रिप्रेजेंट द रिसोर्स आर कंप्लीट यूज्ड, ठीक है। एफ लाइन क्या बता रही है कि रिसोर्स क्या है, कंप्लीट यूज है, और ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये E2 E1 और ई के बीच में रिलेशनशिप दिखा रहे हैं सारा, कि एम्प्लॉयमेंट से फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो हमारी यहाँ पे टाइम की वजह से, मल्टीप्लाई की वजह से आउटपुट क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। देन फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद हम एफ पे पहुंच गए। एफ का केस कौन था, फुल रिसोर्स यूज। जब हम रिसोर्स भी फुल यूज करेंगे तो हमारी जो ग्रोथ है वो यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी, P1 पे पहुंच जाएगी, ठीक है। और ये क्वांटिटी की वजह से, क्यू की वजह से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो ये है, P2। ई जो है हमारा इक्विलिब्रियम का स्टेज है, इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहे हैं, ठीक है। और ये लो, लो से ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये तो एक है दिखा रहे हैं कि लो पे ही रह गया, और एक लो से नीचे जाता हुआ दिखा रहे हैं, दो स्टेजेस दिखा रहे हैं आप, ठीक है। यानी कि P2 अगर ग्रोथ और सब बढ़ जाता है, यहाँ अगर हम वर्क करते हैं, तो P2 से वापस नीचे आने के चांसेस दो तरह के हैं। एक तो है कि लो पे ही रह जाए, एक है बिल्कुल ऑटोनोमियस पे आ जाए, मतलब दोनों की डिपेंडेंसी ही खत्म हो जाए। देन क्रिटिसिज्म आ गए। क्रिटिसिज्म क्या है, साइकिल इज नॉट विदाउट क्रिटिकल क्रिटिसाइजेस, ठीक है, कोई भी साइकिल बिना क्रिटिसाइजेस के हो ही नहीं सकता। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, एसिलरेट जो प्रिंसिपल है उसको रिजिड किया गया, यानी उसको पूरा इवेल्युएट नहीं किया गया, ठीक है। और इनका एसिलरेट का जो प्रिंसिपल है वो इनवैलिड, जिसकी वजह से इनका मल्टीप्लायर और एसिलेटर का जो रिलेशन है वो भी क्या हुआ, इनवैलिड शो हो रहा है, ठीक है। बोल रहे मल्टीप्लायर और एसिलेटर की इंटरेक्शन तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियली एक्सेप्ट टू ऑब्जर्व साइकिल बाय द मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू हिम हिकर इज अ बिजनेस। तो लेकिन इसको जो एक्सप्लेन कर पाना, ठीक है, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब बोल रहे कि हो क्यों रही है ये जो फ्लक्चुएशंस है, ये किसकी वजह से हो रही है बिजनेस साइकिल में। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री हैज नॉट बीन कंसिडर्ड स्मूथ, ठीक है। जो यूनाइटेड स्टेट है और नेशनल किंगडम किंगडम है, इनकी जो एक्सपेंशन है, ठीक है, जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये स्मूथ नहीं है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस आती रहती है, ठीक है। इनकम कंसेप्ट जो है वो भी श्योर नहीं है, वो ये नहीं है पैसा ही रहेगा, इनकम बढ़ती कम होती रहती है। तो इसकी वजह से क्या है, बिजनेस साइकिल में फ्लक्चुएशंस आती रहती है, लोगों की डिमांड बढ़ती कमती रहती है, ठीक है, एक्सपीरियंसेस चेंज होते रहते हैं, और नीड्स चेंज हो जाती हैं, तो बिजनेस साइकिल भी चेंज होते रहते हैं। देन फीचर क्या है बिजनेस साइकिल के, पीरियोडिकली चलते हैं ये, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड है, फ्लक्चुएट ओकर्स नॉट ओनली इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन बट ऑल्सो वेरिएबल्स एज वेल, ठीक है। सिर्फ प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं आते, अदर वेरिएबल, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, सब में चेंज आते हैं। देन इमीडिएट इफेक्ट शो करता है ये हमारा, और प्रॉफिट फ्लक्चुएट मोर देन एनी अदर टाइप्स ऑफ इनकम, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। देन फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल आ गए। फर्स्ट आ गया एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी कि बूम। इस पीरियड में क्या होएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, मैंने कहा गुड ट्रेड चल रहा है, गुड ट्रेड बोले तो बूम को बोलेंगे गुड ट्रेड, ठीक है। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, फुल फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है, डिमांड फुल होगी प्रोडक्ट की, सप्लाई भी फुल कर रहे हैं हम,
रिसोर्सेज भी फुल एलोकेटेड हैं, फुल रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं अच्छे से, प्राइस भी हाई है और लॉग बिलिंग भी है लिमिटेड। दैट इज द बूम पीरियड। ठीक है, देन पीक पीरियड। पीक पीरियड यानी कि एक ऐसा टाइम आ गया जहां पे सिर्फ हमारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। लाइक जियो, एक ऐसा टाइम था कि सिम मतलब जियो, बस जियो के ही सिम बिक रहे थे और कोई सिम ही नहीं था। तो वो जियो का पीक टाइम था। ठीक है, 130 करोड़ में से 30 करोड़ जियो था। ठीक है, 30 करोड़ के पास जियो था। देन थर्ड स्टेज आती है हमारी कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलेंगे रिसेशन। यानी कि अब हमारे प्रोडक्ट ने नीचे आना शुरू कर दिया। अब हमारा प्रोडक्ट थोड़ा डाउन चल रहा है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, हमें थोड़े नुकसान हो रहे हैं, हमें प्रॉफिट कम हो रहे हैं, लोगों की डिमांड थोड़ी सी डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। लोगों की डिमांड, तो डिमांड कम हो रही है तो प्राइस भी कम होएगा। प्राइस कम होएगा तो फिर प्रॉफिट कम होएगा। प्रॉफिट कम होएगा तो हम एम्प्लॉयज को निकालेंगे जॉब से, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। देन आ गया थॉट थ्रो। इसमें क्या है? रिसेशन एंड्स व्हेन द रियल जीडीपी ग्रोथ स्टॉप फॉलिंग, द मिनिमम पॉइंट इज कार थ्रो। ठीक है, जब रिसेशन बिल्कुल अपने मिनिमम पॉइंट पे आ गए, इससे नीचे यानी कि रिसेशन हो ही नहीं सकता, इससे कम एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता, बिल्कुल अपने रिसेशन पीरियड, बिल्कुल अपने थ्रो पीरियड पे आ गए, बिल्कुल अपने मिनिमम पॉइंट पे आ गए। ठीक है, ये देखो, ये एक्सपेंशन, ये पीक पीरियड आ गया, ये रिसेशन, और ये थ्रो, और थ्रो के बाद अब ये दोबारा एक्सपेंशन पे जा रहा है। ठीक है, ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा, ऐसे सेम इसी फॉर्म में ऐसे चलता रहेगा, रोटेट होगा। हाँ जी, कॉजेज क्या कारण है बिजनेस साइकिल के ऐसे होने से? इंटरनल जो चेंज, इंटरनल कॉज जो है वो क्या है? चेंज इन डिमांड। लोगों की डिमांड ही बदल जाती है। लोगों को कोई प्रोडक्ट आज पसंद है, कल नहीं पसंद होगा, तो वो डिमांड ही चेंज हो गई, तो क्या कर सकते हैं? इन्फ्लेशन इन इन्वेस्टमेंट, लोग अपनी इनकम को सेव करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं कंज्यूम करने से ज्यादा। तो अगर वो सेव करेंगे तो बिजनेस में पैसा कैसे लगाएंगे? मतलब मनी मार्केट में पैसा कैसे लगेगा? देन मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमी यानी कि जो हाई लेवल, एज अ इकोनॉमी होल, उनकी जो पॉलिसीज है इन्वेस्टमेंट को लेकर या टैक्स को लेकर, इंटरेस्ट रेट को लेकर, उसकी वजह से। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, मनी का सप्लाई, अगर हम ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कंजप्शन ही नहीं कर रहे हैं, तो मनी का सप्लाई रुक जाएगा, जिसकी वजह से भी इशू आएंगे। देन एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि बाहर के फैक्टर, लाइक वॉर, अगर वॉर हो गई है, ठीक है, वॉर की सिचुएशन है, तो लोग कंजप्शन पे ध्यान कैसे देंगे? वॉर पे ध्यान है सबका। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल शॉक, बिल्कुल ही न्यू टेक्नोलॉजी ले आया कोई, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में, जैसे एआई आ गया, तो क्या है, एम्प्लॉय का क्या हुआ, काम बंद हो गया। ठीक है, एकदम से न्यू आया ना। देन नेचुरल फैक्टर लाइक फ्लड, ठीक है, ड्राउट, ये सब आ गया कोई, अर्थक्वेक, ये सब आ गया, नेचुरल कोई आपदा आ गई, डिजास्टर आ गया, तो भी हमारी जो बिजनेस साइकिल है उस पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, देन पॉपुलेशन एक्सपेंशन, पॉपुलेशन बढ़ गई, अनकंट्रोल पॉपुलेशन है हमारे पास, ठीक है, कंट्रोल ही नहीं किया जा रहा, उनकी डिमांड कैसे फुलफिल होगी फिर? हाँ जी, चैप्टर क्लियर है बेटा? हमारे सारे 14 के 14 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है एनी टाइम। ठीक है, आप मेरे को मैसेज करके अपना इशू जो भी है आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दूँ। सारे चैप्टर क्लियर हैं?
ओके, आपका ये सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, तो नेक्स्ट मंथ से हम नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे।